हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं मीनल का चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हम यहाँ कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। तो अगर आप भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे आज की इस वीडियो का टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका थर्ड पार्ट है। तो अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर देखिएगा। दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग है और उसे देखने के बाद आज मैं जो फैक्ट्स बताऊंगी वो सारे आपको आपके लिए लर्न करना बहुत इजी हो जाएगा। तो ये वीडियो देखने से पहले वो दोनों वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो कुछ भी हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेट एग्जाम के हिसाब से और यूपीएससी के एग्जाम के हिसाब से भी। तो मेरा ये वीडियो अंत तक जरूर देखेगा। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। इसका क्या रोल है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। सबसे पहले तो 1995 में, कब इसकी स्थापना हुई, 1995 में उरुग्वे राउंड जो है, उरुग्वे राउंड का ये आउटकम था। गेट के उरुग्वे राउंड का ये आउटकम था डब्ल्यूटीओ, और 1995 में जो है इसकी स्थापना हुई। जो गेट है, गेट वाज एक्सपेंडेड टू फॉर्म डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ की स्थापना के लिए गेट को किया गया था। जो गेट है वो किसको इंक्लूड करता था? सिर्फ गुड्स को। ठीक है, गेट में जो है सिर्फ गुड्स के ट्रेड को कवर किया जाता था, वस्तुओं के व्यापार को कवर किया जाता था। लेकिन जो डब्ल्यूटीओ है उसमें इन वस्तुओं के व्यापार के साथ साथ सेवाओं का व्यापार, ठीक है, सेवाओं के व्यापार को भी इसमें सम्मिलित किया गया। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज भी इसमें इंक्लूडेड था। साथ में और क्या इंक्लूडेड था? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे वो भी उन सबका जो सेटलमेंट है वो भी, उसकी जिम्मेदारी भी डब्ल्यूटीओ की थी। तो उसी के लिए जो था हमारा ट्रिप्स और ट्रिम्स, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, ट्रिप्स जो है वो मेनली था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए। और साथ साथ क्या था, जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी डब्ल्यूटीओ की थी। तो मेनली जो है 4 चीजें थी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डब्ल्यूटीओ पे: ट्रेड ऑफ गुड्स, ट्रेड ऑफ सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग। राइट। तो जो गुड्स है, गुड्स में क्या क्या चीजें हमारी इंक्लूडेड थी? जो गुड्स की जो ट्रेड है उसमें क्या क्या चीजों का रेगुलेशन किया जाना था, क्या क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उस ट्रेड के संबंध में डब्ल्यूटीओ की। तो क्या था? सबसे पहले तो कंपटीशन शुड बी प्राइम डिसाइडिंग फैक्टर फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बारे में जो कुछ भी डिसाइड करना था उसमें जो कंपटीशन है वो एक प्राइम डिसाइडिंग फैक्टर था, मुख्य डिसाइडिंग फैक्टर था। जो कंज्यूमर है उसको फ्रीडम होनी चाहिए चूज करने की कि वो कौन सा प्रोडक्ट चूज करे, प्राइस और क्वालिटी और दूसरे फैक्टर्स के बेस पे। यानी कंज्यूमर ही जो है होलसेल इंचार्ज था, कंज्यूमर को ही डिसाइड करना था कि वो कौन सा प्रोडक्ट चूज करे। यानी कि अब देखिए, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में तनातनी चल रही है। चाइना जो है अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में डंप कर देता है, बहुत सस्ते सस्ते उसके प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, इंडिया और चाइना के बीच में चाहे कितने भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट ये बिल्कुल नहीं कर सकती कि आपको चाइना से जो इम्पोर्ट है वो बंद कर दे। ये करना किसके हाथ में है? हम कंज्यूमर्स के हाथ में है। अगर हम नहीं खरीदेंगे चाइनीज प्रोडक्ट तो चाइनीज प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में नहीं आएंगे। तो डब्ल्यूटीओ ने फ्रीडम दिया है कंज्यूमर को कि वो चूज करे कि उसे कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, जबकि प्रोडक्ट की प्राइस, क्वालिटी और दूसरे फैक्टर्स उसे पता है। और जो है जो सारे फैक्टर्स है वो क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि डब्ल्यूटीओ फ्री कंपटीशन इंश्योर करता है 2 प्रिंसिपल्स के साथ। ठीक है, फ्री कंपटीशन इंश्योर करना उसका जो मकसद है, उसका मकसद है। और उसकी उसने उसके जो है 2 प्रिंसिपल्स भी हैं उसके साथ में। एक तो है मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, सेकंड इज नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। ट्रीटमेंट प्रिंसिपल क्या है? तो देखिए, अ, अ, ये जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट, 2 जो कंट्री हैं उसके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको प्रोहिबिट करता है। 2 कंट्रीज के बीच में हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। हम जैसा व्यवहार
जिस तरह का हम अपना बिहेवियर रशिया के साथ रखते हैं या यूएस के साथ रखते हैं या जापान के साथ रखते हैं, वैसा ही हमको इंडिया और चाइना के साथ भी रखना है। ये इस बात को इंश्योर करता है मोस्ट फेवर नेशन ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामले में। और अगर वो किसी कंट्री को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देता है, स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि कोई कम मतलब कोई जो है टैरिफ में उसको कोई छूट दे दे, एक टैरिफ की जो दूसरी कंट्रीज को जो टैरिफ अगर 10% लगा रहा है और तो इस कंट्री को 8% ही टैरिफ लगाए, ऐसा नहीं कर सकता, कोई कोटा डिसाइड कर ले, किसी भी तरह का कोई फेवर अलग से नहीं कर सकता। और अगर वो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देता है किसी कंट्री को, तो इसका ये मतलब है कि उसे बाकी सारी दूसरी कंट्रीज को भी वो ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। क्या एग्जाम्पल बहुत अच्छा ये है कि कोई भी कंट्री जो है वो किसी भी कंट्री को इंपोर्ट के मामले में दूसरी कंट्री से लोअर टैरिफ नहीं दे सकती। ठीक है, इसका क्या मतलब है, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन कंट्रीज, तो कम टैरिफ नहीं दे सकती है। उसके बाद गेट 1994 के आर्टिकल 24 में इस बात का जिक्र है क्या क्या एग्जेम्पशंस हो सकते हैं इस मामले में, कब जो है वो टैरिफ अलग से कम टैरिफ दे सकती है या कोई कोटा डिसाइड कर सकती है, क्या एग्जेम्पशंस हो सकते हैं। फर्स्ट जो है, अगर जो कंट्रीज हैं उनके बीच में कोई रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट अगर हुआ है तो उस केस में वो जिन जिन कंट्रीज के बीच में रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट है वो वहां पर लोअर टैरिफ चार्जेस जो है डिसाइड कर सकता है, कम प्रशुल्क लगा सकता है। रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि कोई ऐसी ट्रीटी होती है दो या दो से अधिक कंट्रीज के बीच में, जहां वो म्यूचुअली कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम इतना टैरिफ लेंगे, इतना फ्री हम मूवमेंट रखेंगे, जो कि गुड्स और सर्विसेज की फ्री मूवमेंट को एनकरेज करता है, तो वो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन का या आसियान का जो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट है। इसके बारे में, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में एक डिटेल वीडियो में हम अलग से पढ़ेंगे समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम इस पे फोकस करते हैं अपने डब्ल्यूटीओ की जो रूल्स हैं, एक्ट्स हैं, उस पे। उसके बाद क्या है, डिफरेंशियल एंड मोर फेवरेबल ट्रीटमेंट। ठीक है, ये कब अवेलेबल होगा, अगर डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, सिर्फ सॉरी, अगर कोई डेवलपिंग कंट्री है तो उस केस में उसे कुछ स्पेशल बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं और उनके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किए जा सकते हैं कंट्रीज के बीच में। तो ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि अगर डेवलपिंग कंट्रीज हैं तो ऑब्वियसली उनके इंपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे और जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके कम होंगे, तो उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट में कभी इस तरह की परेशानियां आ सकती है। तो डेवलपिंग कंट्रीज का जो होता है उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, तो उस प्रोविजन के अंतर्गत उनको स्पेशल छूट दी जा सकती है। अब जो दूसरा था नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, जो पहला वाला जो हमने किया यहाँ पर, ये था हमारा मोस्ट फेवर्ड नेशन, और ये है दूसरा नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल का क्या मीनिंग है, मोटा मोटा मैं कहूँ तो जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं और वैसे के वैसे जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनके बीच में किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को ट्रीट करते हैं वैसा ही हमको अपने जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स है उसको भी ट्रीट करना है। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से कोई भी जो मेंबर कंट्री है वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट को लेस फेवरेबल ट्रीटमेंट नहीं दे सकती है, या अपनी डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, सिमिलर डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसको इम्पोर्टेड गुड के बदले ज़्यादा फेवरेबल ट्रीटमेंट नहीं दे सकती है। और ये था हमारे आर्टिकल 3 में, गेट 1994 के आर्टिकल 3 में ये प्रोविजन था। अब स्पेशल ट्रीटमेंट का क्या मतलब है,
कोई भी कंट्री जो है वो बहुत ही टफ क्वालिटी कंट्रोल ऐसा नहीं कर सकती कि इम्पोर्टेड गुड्स के लिए तो क्वालिटी कंट्रोल जो के जो नॉर्म्स है वो बहुत ही टफ कर दे और जो डोमेस्टिक हैं उनके लिए थोड़े से लिबरल जो क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म्स है थोड़े से लिबरल कर दें, वो ऐसा वो नहीं कर सकती। दोनों के लिए सिमिलर क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म्स होते हैं। हेल्थ हैजार्ड्स की बात करें तो देखिए जैसे कोई भी स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन में एस ए आर जो एब्जॉर्प्शन रेट होती है, एनर्जी एब्जॉर्प्शन रेट होती है जिसका हेल्थ एक हेल्थ के हिसाब से उसके एक स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाते हैं। तो कोई भी कंट्री ऐसा नहीं कर सकता कि जो डोमेस्टिक उनका मोबाइल है, जैसे इंडिया में आकाश मोबाइल है या वीडियोकॉन मोबाइल है, उसके लिए कुछ अलग स्टैंडर्ड्स डिसाइड करे और जो बाहर से आईफोन आ रहा है उसके लिए कुछ अलग डिसाइड करे। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन इस सब में एक एग्जाम्पशन भी दिया हुआ है। एग्जाम्पशन क्या है कि अगर आपके घर में आपके डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स है उसके प्रोडक्शन को जो है आपको इम्प्रूव करना है तो आप उसे सब्सिडी दे सकते हैं। दैट मीन्स इंडिया जो है आईफोन और आकाश के फोन के बीच में सिमिलर हेल्थ स्टैंडर्ड्स को डिसाइड करने पड़ेंगे, सिमिलर उसको क्वालिटी रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो वीडियोकॉन के मोबाइल फोन का प्रोडक्शन अपनी कंट्री में इनकरेज करना चाहता है तो वो वीडियोकॉन के मोबाइल फोन के प्रोडक्शन में सब्सिडी दे सकता है। तो ये एग्जाम्पशन है, सब्सिडी दी जा सकती है। तो ये था नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल और जो है दूसरा मोस्ट फेवर्ड नेशनल प्रिंसिपल। तो मोस्ट फेवर्ड में जो आप इंटरनेशनल जो है दूसरी कंट्री से आपका कैसा रिलेशन होगा इस बारे में बात करते हैं, और नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल में आपके जो डोमेस्टिक गुड्स हैं और सिमिलर जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उसके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो इस बात को हम एश्योर करते हैं। अब गेट के आर्टिकल 9 में बात की गई है ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस की। ठीक है, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस की बात की गई है गेट के आर्टिकल 9 के अंदर। तो देखिए डब्ल्यूटीओ जो है वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि ओपन और फ्री कंपटीशन जो है एनकरेज हो। तो वो गवर्नमेंट को रोकता है कि गवर्नमेंट ऐसा कोई भी उपाय कोई भी अपनी ऐसी पॉलिसी नहीं लाए जिससे कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे कोई रेस्ट्रिक्शन हो। ठीक है, गवर्नमेंट ऐसी अपनी कोई भी पॉलिसी नहीं लेके आ सकता कि जिससे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन हो। तो कुछ जो टेम्परेरी मेजर्स है वहां पे ये अलाउ होता है रेस्ट्रिक्शन, एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन अलाउ होता है। कुछ ऐसी टेम्परेरी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। कहाँ पे अलाउ होता है एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन, अगर कोई फूड खाने की चीज है और एसेंशियल चीज है, ठीक है, जीवन के लिए आवश्यक वस्तु है, कोई खाने की वस्तु है, कोई खाने की चीज है, उसकी शॉर्टेज हो जाती है अगर हमारी कंट्री में, तो गवर्नमेंट जो है उसके एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। जैसे कि अ, आपको पता हो तो एक समय था अनियन के जो दाम है वो बहुत ज्यादा हो गए थे, प्याज के दाम बहुत ज्यादा हो गए थे, शॉर्टेज हो रही थी हमारी कंट्री में प्याज की, तो एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था। उसके बाद जैसे कि अभी कोरोना के टाइम भी, कोविड के टाइम भी कई ऐसी मेडिसिन थी जिसकी अगर देश में किल्लत है तो उसके एक्सपोर्ट पे जो है रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था, हालांकि वो बाद में हटा लिया गया था कुछ इंटरनेशनल प्रेशर के कारण। तो अगर ऐसी कुछ चीज है जो खाने की चीज है उसकी शॉर्टेज हो रही है या कोई एसेंशियल गुड है जो कि जीवन के लिए कोई भी आवश्यक चीज है, अगर उसकी शॉर्टेज है कंट्री में तो आप एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। दूसरा, इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन कब लगा सकते हैं, तो इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन जो है सिर्फ एक ही तरीके से टैरिफ की फॉर्म में हम रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। सबसे पहली बात तो, ठीक है, कोई हम कोटा डिसाइड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम टैरिफ की फॉर्म में रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। टैरिफ की फॉर्म में यानी कि जब उस पर टैरिफ लगा देंगे ज्यादा तो वो जो चीज है वो हमारी कंट्री में महंगी हो जाएगी, तो उसका इम्पोर्ट वैसे ही कम हो जाएगा क्योंकि लोग नहीं खरीदेंगे। अब तो देखिए टैरिफ के रूप में अगर हम लगाते हैं, सबसे पहले तो टैरिफ क्यों होता है, टैरिफ क्यों लगाया जाता है, उससे क्या फायदा है।
गवर्नमेंट को सबसे पहली बात तो ये है कि उससे जो है रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। सेकंड जो है उससे प्रोडक्शन प्रोटेक्शन मिलता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को, इंपोर्टेड गुड्स के प्रोडक्ट्स के सामने जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उसको प्रोटेक्शन मिलता है, और साथ ही ये जो भी नॉन प्रायोरिटी इंपोर्ट्स यानी जैसे लग्जरी गुड्स वगैरह हैं उसके इंपोर्ट को ये रोकता है, ठीक है। तो अब देखिए टैरिफ जो है, टैरिफ के रूप में कब हम रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, कब हम टैरिफ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए दो तरह की कंडीशन होती है। हमको अगर घर हमारे जो घरेलू उद्योग धंधे हैं उनको एकदम से इम्पोर्टेड गुड्स के सामने प्रोटेक्शन की जरूरत है, मतलब कि इम्पोर्टेड गुड्स इतनी सस्ती आ रही है कि हमारी कंट्री के मार्केट को पूरा काट रही है, हमारे यहाँ के जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो तबाह हो रही है, तो उस केस में हम वो प्रोटेक्शन के रूप में टैरिफ लगा सकते हैं। जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं वो उस पर टैरिफ लगा सकते हैं। सेकंड केस ये है कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई प्रॉब्लम है, मतलब कि जो फॉरेन करेंसी है उसकी शॉर्टेज हो रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में पेमेंट की जो इनफ्लो है उसकी शॉर्टेज हो रही है, तब हम टैरिफ लगा सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक ये जो है एक शॉर्ट टर्म या टेम्परेरी सेफ गार्ड है, क्योंकि ऐसा नहीं है आपने एक बार टैरिफ लगा दिया तो आप कब तक कभी भी मतलब हर बहुत सालों तक उसे चलाए रख सकते हैं। मैक्सिमम ड्यूरेशन है उसका 4 साल। 4 साल तक कोई स्पेशल जो मैंने आपको केसेस बताए, घरेलू उद्योग धंधों का आपको प्रोत्साहन देना है या आपके यहाँ बीओपी की शॉर्टेज है, तो 4 साल तक मैक्सिमम आप बढ़ा हुआ टैरिफ लगा सकते हैं। और अगर कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 8 साल तक टैरिफ लगा सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी जो टैरिफ की रेट्स हैं वो नॉर्मल करनी पड़ेंगी, ठीक है। और उसके बाद अगर कंट्री हायर टैरिफ लगा रही है, कोई कंट्री अगर हायर टैरिफ लगा रही है सेफ गार्ड के लिए, तो ऐसा नहीं है कि टैरिफ लगा दिया और उसके बदले उन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। कुछ कंपनसेटरी बेनिफिट्स देने पड़ते हैं। जो कंट्री जिस कंट्री से आप इंपोर्ट कर रहे हो और उस पर हायर टैरिफ लगा रहे हो, तो कुछ ना कुछ कंपनसेटरी बेनिफिट्स उसको देने पड़ते हैं, अदरवाइज रेटिलेटरी मेजर्स जो हैं वो एक्टिव हो सकते हैं। तो कंपनसेटरी बेनिफिट्स आपको दूसरी कंट्री को देने पड़ते हैं। अब देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट की हम बात कर रहे थे, शॉर्टेज ऑफ इनफ्लो, बैलेंस ऑफ पेमेंट के इनफ्लो में शॉर्टेज। तो प्रोविजन है इसके अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो शॉर्टेज है उसके लिए, एक तो जनरल प्रोविजन है, एक स्पेसिफिक प्रोविजन है, ठीक है। जनरल प्रोविजन जिसका कि आर्टिकल 12 में जिसको रखा गया है, जनरल बेनिफिट्स आर्टिकल 12 गेट 94 के आर्टिकल 12 में रखा गया है। आर्टिकल्स भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने के हैं तो उसको थोड़ा सा आप लर्न कीजिएगा। तो जनरल प्रोविजंस जो हैं दोनों पे एप्लीकेबल होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज पे भी और डेवलपिंग कंट्रीज पे भी, ये दोनों पे ही एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन जो स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजन जो है वो सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज पे ही एप्लीकेबल होते हैं। आर्टिकल 18 बी में रखा गया है इसको, आर्टिकल 18 बी में तो सिर्फ ये किस पे एप्लीकेबल होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज पे, ठीक। तो डेवलपिंग कंट्रीज पे ये कब एप्लीकेबल होते हैं, जब ऐसा होता है कि अगर डेवलपिंग नेशन है तो ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको पहले बताया कि उनकी इंपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि एक्सपोर्ट जो है वो इतने हाई नहीं होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि उनके यहाँ फॉरेन एक्सचेंज की एकदम सीवियर शॉर्टेज हो जाए, ठीक है। तो इस स्पेशल केस में स्पेशल प्रोविजन रखा गया है कि उनको थोड़ा सा एक बार रिकवरी का टाइम मिल जाए तो वहां पर वो जो है टैरिफ रेट को अपनी टैरिफ रेट को बढ़ा सकते हैं, और दूसरी जो है उनको छूट मिल जाती है। और जो इसके लिए जो है डब्ल्यूटीओ में एक बैलेंस ऑफ पेमेंट कमिटी भी है, जहां पर इस बात का जो है डेवलपिंग कंट्रीज जो है अपना टैरिफ इंक्रीज करने के लिए कंसल्ट करते हैं, और आईएमएफ भी इसमें कंसल्टेशन
की भूमिका निभाता है, कंसल्टेंट की भूमिका इसमें आईएमएफ भी निभाता है। तो एक कमिटी होती है डब्ल्यूटीओ में, एक बीओपी कमिटी होती है जो ये डिसाइड करती है कि कहाँ किस लेवल पे जो है स्पेशल प्रोविजंस की ज़रूरत है डेवलपिंग कंट्री को किसी भी। अब देखिए एक्सेप्शंस एक्सेप्शंस हैं इसमें कुछ, जो ये इतने सारे इसके क्लॉज थे डब्ल्यूटीओ के, उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं कहाँ पे, जहाँ पे हम इंपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, कुछ बुक या मैगजीन, कुछ ऐसा मैटर पब्लिश्ड है जो कि वहाँ की पब्लिक के मोरल को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। जैसा कि हम कहते हैं कुछ देशद्रोही चीज़ें हैं या इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि वहाँ की पब्लिक की मोरल को इन्फ्लुएंस करती है, तो उसके इम्पोर्ट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अगर कोई ऐसे फूड आर्टिकल्स हैं जो इंजूरियस है हेल्थ के लिए, उनका प्रॉपर पैकेजिंग नहीं है, तो उनके इम्पोर्ट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अगर कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए ठीक नहीं है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि उनके प्रोडक्शन से अगर कहीं वाटर पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो उस चीज़ के इम्पोर्ट को भी रेस्ट्रिक्ट कर सकती है कंट्री। तो उम्मीद है आपको आज के सारे कंसेप्ट्स और ये सारे फैक्ट्स समझ में आए होंगे। एक और हम वीडियो करेंगे जिसमें इंडिया के जो भूमिका है उस बारे में बात करेंगे डब्ल्यूटीओ में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग मीनल का चैनल।